गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द वरुण पाठशाला। आप सबको मेरा नमस्कार। देखो, आई एम रियली वेरी सॉरी यार, 2 दिन से हमारी करंट अफेयर हुई नहीं है। 21 और 22 की हम आज कंप्लीट कर लेंगे। 23 की मैं आपको दे देता हूँ आज ही, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। आज हमारा बेसिकली 21 अगस्त 2023 करंट अफेयर हम पढ़ेंगे। सबसे पहला आर्टिकल क्या है हमारा? सबसे पहला आर्टिकल जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है ऑफशोर विंड पावर प्रोजेक्ट के लिए। तो हुआ क्या है ऑफशोर विंड पावर प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं, एक बार पहले ये इमेज पे नज़र मार लो। कुछ इस तरीके से, ठीक है। ऐसे समुद्र में ये पंखे इसे लगा दिए जाते हैं, देन उसके बाद ये घूमते हैं हवा की वजह से, और नीचे पावर जनरेशन होता रहता है, देन उसकी वजह से इस तरीके से पावर को ट्रांसमिट किया जाता है जो आपके घर तक आती है, ठीक है। अब है क्या? अब मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी है, तो उसने क्या किया, बिड्स इनवाइट करी हैं। किस लिए? ताकि ऑफशोर विंड प्रोजेक्ट लगाई जा सके तमिलनाडु के अंदर, ठीक है। क्या है? ऑफशोर विंड प्रोजेक्ट्स इन्वॉल्व जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द विंड टर्बाइंस, ठीक है। टर्बाइंस जो पंखे मैंने आपको दिखाए, इंस्टॉल इन बॉडी ऑफ वाटर, टिपिकली ओशन और सी के अंदर इनको बेसिकली लगाया जाता है। अब ऑफर बेसिकली स्ट्रॉन्ग एंड मोर कंसिस्टेंट स्पीड इनको चाहिए होती है, यानी कि एक अच्छी हवा चाहिए होती है ताकि ये लगातार घूमते रहें, ठीक है। तो इसी वजह से इनको बेसिकली ओशन सीज में लगाया जाता है क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा अच्छी हवा होती है। इसके अलावा गुजरात में भी लगाए गए हैं, राजस्थान में भी लगाए गए हैं, बट नॉट दैट मच ऑफ कैपेबिलिटी कि जितना ओशन और सी से हमें पोटेंशियल मिलता है, ठीक है। तो हायर जनरेशन एनर्जी जनरेशन हमें मिल जाता है। गवर्नमेंट का क्या प्लान है? गवर्नमेंट का प्लान है, आई एम रियली वेरी सॉरी, द गवर्नमेंट्स प्लान इन्वॉल्व ऑक्शनिंग प्रोजेक्ट्स विद ए कैपेसिटी ऑफ 4 गीगावाइट दिस ईयर। यानी कि गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि 4 गीगावाइट तक का अगर हम प्रोवाइड कर सकते दैट विल बी बेटर रहेगा। एंड कुछ एन एडिशनल रहेगा 3 गीगावाइट इन सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर, वो हमारा एडिशनल है। दिस प्रोजेक्ट विल बी एग्जीक्यूटेड यूजिंग 2 डिफरेंट मॉडल्स। 2 मॉडल्स को अपनाया जाएगा इसके अंदर। बेसिकली क्या होगा, वन विद द गवर्नमेंट बैक विजिबिलिटी गैप फंडिंग, ठीक है, जिससे हम बेसिकली विजिबिलिटी गैप फंडिंग क्या होती है मैं आपको ये बता देता हूँ। अदर इन्वॉल्विंग कॉम्पिटेटिव बिडिंग, द साइट लीजिंग, सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट विदाउट फाइनेंशियल सपोर्ट, ठीक है। तो है क्या, देख लो। बेसिकली जो दूसरा वाला होगा इन्वॉल्व होगा, बेसिकली कम्पिटेटिव बिडिंग होगी जहाँ पर कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं दिया जाएगा। डायरेक्टली सिर्फ आपको बिड लगाओ, आपको मिल जाता है टेंडर, तो आप उसका काम करो। सो दिस इज बेसिकली नाउ क्या है, एक बार नज़र मारना चाहो तो देखो। इंडिया वर्ल्ड के अंदर चौथे चौथे नंबर पे बेसिकली ग्लोबली, जो कि एनर्जी कैपेसिटी के मामले में, जिसे ऑनशोर विंड्स बेसिकली कहेंगे अप्रैल 2023 तक। आफ्टर चाइना, यूएसए और जर्मनी 42.8 गीगावाट तक का। इंडिया हैज़ एस्टिमेटेड विंड पावर ऑफ कितनी है? 302 गीगावाट, यानी कि 100 मीटर, 12695 एंड 1164 150 मीटर्स अबव ग्राउंड लेवल। ये टोटल हमारे पास इंडिया के अंदर है ऑन शोर साइड्स पे। तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश, ये स्टेट्स हैं जहाँ पर बेसिकली इस तरीके के हमारे प्रोजेक्ट्स हैं। तमिलनाडु में हमारे पास ऑलरेडी लगा हुआ है। वहीं डिस्पाइट एक्सटेंसिव कोस्ट लाइन देखोगे 7600 किलोमीटर, नो ऑपरेशनल ऑफशोर एनर्जी प्रोजेक्ट एग्जिस्ट, अभी तक की ऑफशोर में कुछ भी नहीं है। गवर्नमेंट एम्स टू डाइवर्सिफाई एनर्जी सोर्सेज एंड अचीव 500 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी। तो ऑब्वियसली बात है, गवर्नमेंट चाहती है कि उसके जो रिसोर्सेज हैं उसको थोड़ा सा डाइवर्सिफाई किया जाए, एक ही के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रह सकते हैं ऑन शोर पे, तो इस वजह से हमें ऑफ शोर भी जाना पड़ेगा। पॉलिसी फॉर रिपावरिंग ऑफ विंड प्रोजेक्ट्स 2016, नेशनल विंड सोलर हाइब्रिड पॉलिसी 2018, इनको बेसिकली लिया जाएगा। नेशनल ऑफशोर विंड पॉलिसी, इन सब के बेसिस पर इन सारे प्लान्स को डिसाइड किया जाता है। तो इस तरीके से देखो, ये टरबाइन है, ठीक है, जिसे वर्टिकल एक्सिस विंड टरबाइन कहा जाता है। ये टरबाइन है, और जब ये टरबाइन नीचे जाती है तो नीचे पावर जनरेशन होता है, पावर जनरेशन के थ्रू डायरेक्टली आपको मिलती है। सो दिस इज बेसिकली हियर नाउ। तो दूसरा हमारे पास जो जो आर्टिकल है वो है बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर डेप्थ फंड, एनबीएफसी। है क्या? आरबीआई ने इनके लिए एक रिवाइज गाइडलाइन दी है बेसिकली आईडीएफ एनबीएफसी के लिए, विद द एम ऑफ इन्वेंसिंग द रोल फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर। ये करती क्या है? ये बेसिकली क्या होता है, मैं आपको इन ये बेसिकली देखो, आईडीएफ क्या होती है, आईडीएफ एनबीएफसी क्या होती हैं। आपने नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल फर्म्स तो आपने सुने हैं, ठीक है। अब आईडीएफ इसमें क्यों जोड़ दिया जाता है? क्योंकि बेसिकली ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको फंड करती हैं। अभी मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ। अकॉर्डिंग टू द न्यू नॉर्म्स, आईडीएफ एनबीएफसी मस्ट हैव मिनिमम नेटवर्थ ऑफ, यानी कि 300 करोड़ का होना चाहिए। कैपिटल टू रिस्क वेटेड सीआरआर एटलीस्ट 15% होना चाहिए, विद अ मिनिमम टायर कैपिटल होना चाहिए 10% का। तो ये इनका बेसिकली न्यू नॉर्म आया है। दे विल बी अलाउड टू रेज फंड थ्रू रुपी डॉलर डोमिनेटेड बॉन्ड्स विद एटलीस्ट ए 5 ईयर मेच्योरिटी।
फंड जनरेट कर सकते हैं, जिसकी मिनिमम जो कि रुपये या डॉलर में हो सकता है डिनोमिनेशन उसका, बट जो मैच्योरिटी होनी चाहिए 5 years होगी। द रिक्वायरमेंट फॉर द स्पॉन्सर ऑफ IDF NBFC हैज़ बीन रिमूव्ड। रिक्वायरमेंट जो भी थी वो सब रिमूव कर दी है, जस्ट आप इसको फॉलो कर लो। अगर आपको IDF NBFC करना है तो दे विल अप्रूव। एंड शेयर होल्डर्स विल नाउ अंडरगो स्क्रूटिनी सिमिलर टू द NBFC, यानी कि सेम रूल्स और नॉर्म्स लागू होंगे जो पहले NBFC पे टोटली होते थे। तो दिस इज एक्चुअली अब है क्या, एम क्या है, दीज चेंजेस आर इंटेंड टू फैसिलिटेट ग्रेटर फ्लो ऑफ लॉन्ग टर्म डेट into the infrastructure project, harmonize financing regulation in the infrastructure sector basically। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर रूरल रेगुलेशन आप हटा दोगे धीरे धीरे तो ऑब्वियस सी बात है इंफ्रास्ट्रक्चर जो जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके अंदर फंडिंग हमारा आना चालू हो जाएगा ज़्यादा अच्छे तरीके से। और फंडिंग अगर आना चालू हो गया तो ऑब्वियस सी बात है कंट्री का बढ़ना चालू हो ही जाता है। तो सेम व्हाट आर IDF NBFCs, तो सेम मैंने आपको बताया कि लॉन्ग टर्म के लिए बेसिकली डेप्ट को, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको फंड प्रोवाइड करते हैं ताकि बेसिकली चीज़ें बढ़ सके और इनके ऊपर भी अच्छा खासा इंटरेस्ट इनको मिलता है। आप ये बेसिकली जो फंड है वो बेसिकली बॉन्ड से टिपिकली बॉन्ड से ले सकते हैं, लेकिन मिनिमम जो उनका मैच्योरिटी पीरियड होना चाहिए वो 5 years का होना चाहिए ताकि अच्छे तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट सपोर्ट हो पाए। These entities play a crucial role in financing basically लार्ज स्केल पे। ऑब्वियस ही बात है, देखो हर चीज़ हम बैंक के थ्रू तो नहीं कर सकते, कुछ चीज़ें हमें नॉन बैंकिंग से भी करना पड़ेगा, तो उसी तरीके से हम इन चीज़ों को अपनाते हैं। NBFC permitted to refine infrastructure projects that have completed at least 1 year of commercial operations, फाइनेंशियल टोल ऑपरेट TOT प्रोजेक्ट्स और डायरेक्ट लैंडर। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली देखते हैं आज की डेट में। लेट्स मूव टू द अनदर आर्टिकल। तो आर्टिकल क्या कहता है, द इशू विद द टर्मरिक सप्लीमेंट्स। तो आर्टिकल क्या है, ऑस्ट्रेलिया का जो TG है बेसिकली थेराप्यूटिक गुड्स एडमिनिस्ट्रेशन, उसने ना एक मेडिकल एडवाइजरी जारी करी है। मेडिकल एडवाइजरी क्या है कि जो बेसिकली हल्दी के यूज़ करने से कुछ बीमारियां हैं जो कि उभर के आई हैं, टर्मरिक या फिर करक्यूमिन, जिससे बेसिकली करक्यूमिन लौंगा जिसे कहा जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, तो TG ने एडवाइजरी जारी करी है करक्यूमिन का जो बेसिकली उपभोग है, जो कंजप्शन है उसे कम किया जाए। इसकी वजह से जो थोड़ी बहुत जो बीमारियां हैं जो कुछ निकल के आ रही हैं। अब अगर आप इस लाइन को पढ़ना चाहोगे तो आप इस लाइन को पढ़ सकते हो, द TG कैलकुलेटेड दैट देयर आर रेयर रिस्क ऑफ लीवर इंजरी from taking curcuma long or curcuma medicinal form, particularly for individual the existing previous liver issues। तो ठीक है, इनके लिए थोड़ा सा दिक्कत है। एडवाइजरी वाज प्रमोटेड 18 रिपोर्ट्स लीवर प्रॉब्लम रिसीव बाय TGA लिंक टू प्रोडक्ट कंटेनिंग कर्क्यूमा लॉन्गा। तो इस तरीके का कुछ एडवाइजरी जारी किया है। अब रिसर्च क्या कहती है, जो फ्रांस की जो रिसर्च है उसने उसने भी कुछ रिपोर्ट किया। उसने रिपोर्ट क्या किया कि जिनको बेसिकली पहले से कुछ बीमारियां या फिर कुछ है उनको, यानी कि जो जो उनका बाइल है वहाँ पर उनको दिक्कत हो जाती है या फिर टर्मरिक खाने के बाद में और ज़्यादा उनको प्रॉब्लम्स होती हैं। तो दिस इज़ ऑल्सो बेसिकली उन्होंने फेस किया है। वहीं सेफ्टी स्टैंडर्ड में अगर आप देखोगे तो यूरोपियन फूड सेफ्टी अथॉरिटी ने सजेस्ट किया है कि जो करीबन 60 किलो का जो आदमी है वो एक दिन के अंदर 180 मिलीग्राम तक करक्यूमिन ले सकता है या फिर हल्दी ले सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। वहीं बल्कि जो WHO है वो कहता है कि आप सिर्फ 3 मिलीग्राम लो तो ज़्यादा बढ़िया है, इससे ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ठीक है यार, इनकी अपनी अपनी रिसर्च कहती है, हमारे यहाँ ऐसा तो कुछ होता नहीं है। अब टर्मरिक क्या है सबको बताया यार, एक हल्दी है, यानी कि एक बेसिकली जड़ वाला पौधा है, ठीक है। तो वो ये हमारे फैमिली में, हमारी फैमिलीज में, हमारे रिचुअल्स में काफ़ी जगह अच्छे तरीके से यूज़ होता है ये। इंडिया बेसिकली लीडिंग प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर है। 80% ऑफ वर्ल्ड की जो हल्दी है वो इंडिया से ही जाती है। इसके अलावा अगर आप स्टडीज़ देखोगे तो बेसिकली हेल्थ बेनिफिट्स अच्छे हैं, इंक्लूडिंग एंटी इन्फ्लेमेटरी बेनिफिट है, एंटीऑक्सीडेंट है। हम कई बार ये अपने जब हमारे घाव वाव हो जाता है कुछ, अगर हिंदी में जैसे हम उसे फोड़ा फुंसी हम जब हमारे हो जाता है तो मम्मी हमारे बचपन से हमारे लगाती हुई आई हैं कि उससे जल्दी ठीक हो जाता है, मवाद नहीं बनती और ये सारी चीज़ें। सो दिस इज़ ऑल। तो ये था बेसिकली कुछ टर्मरिक के ऊपर। आगे आ जाते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे। तो भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम बेसिकली NCAP न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम है। तो जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवे के उन्होंने बेसिकली एक भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम लॉन्च करने वाले हैं। ये किस लिए है, ये बेसिकली बेस्ड ऑन है कि जो हमारी जो कार सेफ्टी है, कार की जो कार क्रैश है, इन सबको बेसिकली देखना, कार सेफ्टी को बढ़ाना, जो भी 3.5 टन से ऊपर के हैं जो भी हैं उनको देखते हुए। अब बेसिकली फोकस क्या है, तो ये बेसिकली जो भी कंज्यूमर्स हैं उनको बेसिकली एक टूल प्रोवाइड करेगा
जो कि क्रैश सेफ्टी और डिफरेंट क्रैश सेफ्टी का बेसिकली कौन सी जो कार है वो ज़्यादा सूटेबल है, ज़्यादा सेफफुल है, ज़्यादा सेफ है हमारे लिए बाकी फ्यूचर के लिए, तो बेसिकली उनको ज़्यादा ऑप्शन प्रोवाइड करेगा। अब जो मैन्युफैक्चरर कैन वॉलंटरी सबमिट देयर कार्स फॉर टेस्टिंग अकॉर्डिंग टू ऑटोमोटिव इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स ए आई एस 197 के थ्रू, यानी कि जितने मैन्युफैक्चरर्स हैं लाइक महिंद्रा, टाटा, कोई भी है, ये अपने ही अपनी अपनी कारें लेके आएंगे और सेफ्टी के लिए उनको देंगे। अब सेफ्टी के बेस पे अब यहाँ पर अगर आप स्विफ्ट डिज़ायर की बात करोगे यार, फिर तो दिक्कत हो जाएगी। स्विफ्ट डिज़ायर यार गाड़ी नहीं है, वो चलता फिरता एक ढक्कन है, तो कि उस पर अगर साइकिल ने भी टक्कर मारी तो उसका काम खराब हो जाता है। यार हमेशा जब भी आप लोग अपनी फैमिली में गाड़ी वाड़ी लेते हो तो हमेशा इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखो कि गाड़ी इस वजह से लेनी है ताकि एक आपकी फैमिली और आप सेफ रहें और एक अच्छी ड्राइव कर पाएँ। ठीक है, अगर आपको ऐसा ही कुछ लेना है तो आप घर पे ही बना लो। साइकिल है, दो साइकिल को जोड़ो उसमें चार सीट लगा लो, दो बाइकों को जोड़ो उसमें सीट लगा लो। गाड़ियाँ बहुत सोच समझ के लो, और ऐसी हमेशा सिर्फ माइलेज को प्रायोरिटी मत दो, माइलेज के साथ साथ आप ये भी देखो कि एक्चुअल में आपकी फैमिली के लिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा कीमती आपकी फैमिली है, गाड़ी नहीं। तो गाड़ी से ज़्यादा थोड़ा पैसा ज़्यादा खर्च होगा, दैट्स ओके, थोड़ा सा टाइम और लगेगा ईएमआई इसमें और बाकी सारी चीज़ों में, बट एटलीस्ट आपकी फैमिली की, आपके माता पिता की, आपकी सबकी सेफ्टी ज़्यादा अच्छी होगी। तो अब क्या होगा, बेस्ड ऑन द जो रिजल्ट होंगे टेस्टिंग के और सारी चीज़ों के, तो उसके बेसिस पे जो बोथ एडल्ट या फिर चाइल्ड होंगे उनकी बेसिकली सेफ्टी देखी जाएगी, और उसके बेसिस पे एक स्टार रेटिंग दी जाएगी, 5 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, समथिंग लाइक दैट। अब प्रोग्राम है जो बेसिकली एक्सपेक्टेड टू ड्राइव डिमांड फॉर सेफर कार। अब ऑब्वियसली बात है कुछ इस तरीके की रेटिंग आएगी जब न्यू भारत, अब ऐसा प्रोग्राम आएगा कार असेसमेंट का, तो ऑटोमेटिकली जो ज़्यादा सेफ कार्स होंगी, क्योंकि इंडिया के अंदर ऐसा कुछ है नहीं असेसमेंट राइट नाउ, जो भी होता है बाहर की कंट्रियों से आता है, उसके बेस पे रिकमेंडेशन होती है कि ये वाली कार ज़्यादा सेफ है, तो उसके बेस पे हम चीज़ों को लेते हुए चलते हैं। तो आगे चलते हैं एक बारी। ओके, सो अब है हमारे पास जीन राइटेड मस्टर्ड बेसिकली। अब कंटेक्स्ट क्या है, हमारा कंटेक्स्ट कहता है कि रिसर्चर्स ऑफ इंडिया हैं, उन्होंने एक अच्छी सिग्निफिकेंट यानी कि रिसर्च करी है जो कि मस्टर्ड्स के प्लांट के लिए। अब उसमें क्या है, जो मस्टर्ड के जो प्लांट्स हैं उसमें जो लो लेवल ऑफ ग्लूकोसाइनोलेट्स है उसको कम करने के लिए ऐसी एक अच्छी खासी मस्टर्ड की यानी कि एक रिसर्च करी है, ताकि कम ग्लूकोसाइनोलेट हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको यानी कि जो तीखापन है सब्जी में जो आ जाता है उसकी वजह से, या फिर कई बार आपको ज़्यादा चिरपराहट सी लगती होगी, समथिंग लाइक दैट। तो उस तरीके उन चीज़ों को कम करने के लिए, क्योंकि वो आपको हेल्थ इश्यूज़ को बढ़ा देती है। आप तेल वेल का यूज़ करते हो तो, बट सरसों का तेल तो वैसे भी हेल्दी माना जाता है, तो इस वजह से तो उसको कम करने के लिए इस रिसर्च को लाया गया। अब लो ग्लूकोसाइनोलेट्स मस्टर्ड लाइन्स वर डेवलप्ड यूजिंग जीन आईटी टेक्नोलॉजी, किसके थ्रू, क्रिस्पर 9 के थ्रू। ठीक है, अब इसको क्या होगा कि अब इसको बेसिकली जब यूज़ किया जाएगा तो ये और रिसर्चर्स इजीली पॉसिबल कर पाएंगे कि जो ग्लूकोसाइनोलेट जो कंटेंट है वो बेसिकली 30 ppm से कम हो जाए, ताकि वो अच्छे से कंजप्शन में और लाइव स्टॉक के यूजिंग में भी अच्छा महत्व दे। अब होगा क्या बेसिकली, इसको बनाने के बाद अब पहली बात तो ये समझने की ज़रूरत है कि जो अभी बेसिकली क्रिस्पर 9 के थ्रू जो बनाया गया है रिसर्चर्स के थ्रू, ये नॉन जेनेटिकली मॉडिफाइड है, यानी कि बनाया तो बेसिकली क्रिस्पर 9 के थ्रू है जो कि एक जीएम के थ्रू ही बनाया जाता है, बट नॉन जेनेटिकली मॉडिफाइड है डायरेक्टली, यानी कि सिर्फ उसके पीपीएम को कम करने की कोशिश की गई है क्रिस्पर 9 के थ्रू। इसे टोटली मॉडिफाई नहीं किया गया, तो इसे बेसिकली नॉन जेनेटिकली मॉडिफाई कहा जाएगा। इन कॉन्ट्रास्ट टू ट्रांसजेनिकली, यानी कि ट्रांसजेनिकली किया गया है इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली, क्या उसमें कुछ बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशन की गई हो। और साथ में एक और चीज़ होगा कि इसका प्रोडक्शन बढ़ने के चांसेस रहेंगे इसके बाद, और जो हमारी जो बेसिकली डिपेंडेंस है बाकी कंट्रीज़ के ऊपर कि वेजिटेबल ऑयल्स हम बाहर से बेसिकली इंपोर्ट करते हैं, तो वो भी हमारा कम होगा। लेट्स मूव टू द डेफिनेशन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन। ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है एक बार पढ़ लेते हैं। कंटेक्स्ट क्या कहता है, द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी इन इंडिया हैज इंट्रोड्यूस ग्रीन हाइड्रोजन सॉरी ग्रीन हाइड्रोजन स्टैंडर्ड फॉर द कंट्री एज पार्ट ऑफ नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। तो क्या है ये मिशन, एक बार पढ़ लेते हैं, है क्या है एक बार देख लेते हैं। Ministry has defined green hydrogen and hydrogen with the well to get emission, including virus production process, no more than 2 kg carbon dioxide equivalent to the per kg of hydrogen। यानी कि कहने का मतलब क्या है, इसे अगर आप समझने की कोशिश करोगे कि जो मिनिस्ट्री है उसने बेसिकली अच्छे तरीके से जो ग्रीन हाइड्रोजन है या फिर हाइड्रोजन विद वेल टू गेट इमिशन, यानी कि जब आप हाइड्रोजन का यूज़ करोगे तो एक अच्छा खासा वायरस प्रोडक्शन से होने के बाद भी 2 kg तक का जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसके इक्वलेंट नहीं जाएगा। ठीक है,
यानी कि जो हमारा इमिशन होता है कार्बन डाइऑक्साइड की और ये सारी चीज़ों से, उसके बराबर नहीं जा पाएगा। तो ऑटोमेटिकली जो हमारे इन्वायरमेंट पे है उस पर इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। अब जो स्टैंडर्ड्स हैं वो स्पेसिफाई करते हैं द मिशन लिमिट्स द हाइड्रोजन प्रोडक्शन मस्ट अदर टू इन ऑर्डर टू क्लासीफाई एज अ ग्रीन इंडिकेटिंग कम्स फ्रॉम द रिन्यूएबल एनर्जी। तो ऑब्वियसली बात है जो हाइड्रोजन है वो बेसिकली ग्रीन का नाम लेके चलता है, ग्रीन हाइड्रोजन। तो ऑटोमेटिकली ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज रहेगा। स्टैंडर्ड कवर्स बेसिकली बोथ इलेक्ट्रोलाइसिस बेस्ड ऑन बायोमास बेस्ड मेथड्स ऑफ बेसिकली प्रोड्यूसिंग हाइड्रोजन। अब इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है और बायोमास बेस्ड क्या है? तो बेसिकली दोनों तरीके से, यानी कि बायोमास का तो आपको पता ही है कि हाइड्रोजन यानी कि सड़ा गला के बायोमास करके, और इलेक्ट्रोलाइसिस बेसिकली कुछ मशीन्स के थ्रू इनको बेसिकली लाया गया है ताकि इसको बेसिकली ग्रीन एनर्जी में कन्वर्ट किया जाए। द स्टैंडर्ड ऑल्सो आउटलाइंस दैट मिनिस्ट्री विल प्रोवाइड ए डिटेल्ड मेथोडोलॉजी फॉर द मेजरमेंट रिपोर्टिंग मॉनिटरिंग वेरिफिकेशन सर्टिफिकेशन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन एंड इट्स डेरिवेटिव्स। तो इन सारी चीज़ों को बेसिकली देखा जाएगा। A B under the Ministry of Power will be the responsible for the accrediting agency of monitor, verify, certify green hydrogen production projects basically. तो B will be the basically the responsible for these all kind of things. B किसके अंडर आता है ये आप ध्यान रखिएगा कि ये बेसिकली आता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर। ओके, लेट्स मूव टू द अनदर। So now we are on COP28. Gabon wraps the 500 million debt for nature swap. अब गैबन ने क्या किया है? गैबन एक कंट्री अफ्रीका की बेसिकली, तो उसने क्या किया है? गैबन हैज अनाउंस अराउंड ब्रेकिंग 500 मिलियन डेब्ट फॉर नेचर स्वैप, मेकिंग इट्स लार्जेस्ट सच डील इन अफ्रीका एंड द सेकंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। तो बेसिकली नेचर स्वैप है बेसिकली, जो नेचर स्वैप के बदले यानी कि आप 500 मिलियन हमें दोगे, हम आपको अपना एक एरिया देंगे, आप उस एरिया को बनाओगे और अच्छे से कंजर्व करोगे, वहाँ की जो प्रजातियाँ हैं, स्पीसीज हैं, नेचर है, फ्लोरा फोना है, आप उसको कन्वर्ट करोगे, बेसिकली उसको सेव करोगे, ठीक है, कंजर्व करोगे लाइक दैट। तो दिस इज बेसिकली कॉल्ड डेप्थ फॉर नेचर स्वैप। ठीक है, अब है क्या? Debt for natures of involve indebted developing nations seeking assistance from developed world financial institution to pay their debt in exchange of conservation of efforts. For an example के लिए अगर मैं आपको सिंपल सी भाषा में समझाऊँ, गैबन के ऊपर किसी कंट्री गैबन के ऊपर कर्जा है, ठीक है। अब एक गैबन एक क्या है? अनडेवलप्ड नेशन है, ठीक है। अब अनडेवलप्ड होने के साथ ही जो दूसरी कोई कंट्री है जो डेवलप्ड है, लाइक यूएसए है या फिर कोई दूसरी कंट्रीज हैं, वो कहती हैं कि आपका जो बेसिकली आपका जो डेप्ट है वो हम पे कर देंगे, लेकिन इसके बदले में हमें आपको एक एरिया चाहिए जिसको हम बेसिकली कंजर्व करेंगे, उससे बेसिकली नेचर के अकॉर्डिंगली हम उसे बनाएंगे, ताकि जो बेसिकली हाँ इन्वायरमेंट को जो नुकसान हो रहा है वो हो रहा है, हम उसको बेसिकली फुलफिल कर पाएँ और हम अपनी प्रोडक्शन और बाकी सारी चीज़ें भी बढ़ा पाएँ। यानी कि यूएसए के अंदर जितना सब कुछ होने में लग रहा है, यूएसए के अंदर जितना भी हम पॉल्यूशन कर रहे हैं, वो आपके यहाँ पर हम नेचर को उगा के और सारी चीज़ों को करके हम उसे बेसिकली बचा पाएंगे, उसके इक्वलेंट ही हम यहाँ पर कर पाएंगे। सो दिस इज कॉल्ड बेसिकली डेप्ट फॉर नेचर स्वैप। गैबन डेप्ट हैज बीन रिस्ट्रक्चर्ड अंडर द ब्लू बॉन्ड। ब्लू बॉन्ड क्या होता है? यानी कि अगर मैं आपको बोलूं कि जो समुद्र के ऊपर जो भी आप कंजर्वेशन करेंगे और सारी चीज़ें करोगे, तो बेसिकली कॉल ब्लू बॉन्ड, एंड इट हैज़ पार्टनर विद द बैंक ऑफ अमेरिका, यूएस इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, द नेचर कंजर्वेंसी, टीएनसी, दिस स्वैप इसके पार्टनर्स हैं। दिस स्वैप विल रिफाइन बेसिकली 500 मिलियन ऑफ गैबन्स नेशनल डेप्ट टू फंड मरीन कंजर्वेशन प्रोजेक्ट। मैंने जैसे कि आपको बोला समुद्र पे या फिर सारी चीज़ों पे। Blue Bond initiative will generate the expected 163 million of financing. The Gabon's committing the spending 5 million annually for the next 15 years. Obviously, that's good basically. This funding will contribute to advancing conservation goals, protecting endangered species, supporting Gabon's sustainable blue economy. तो ऑब्वियसली बात है 500 मिलियन आएंगे इस तरफ में तो उसकी ब्लू इकोनॉमी बढ़ेगी ऑटोमेटिकली देखो, अब इकोनॉमी चाहे वो ब्लू हो, वाइट हो, ब्लैक हो, डजेंट मैटर, एक बार ये पैसा आ गया तो आपकी इकोनॉमी के बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं, एम्प्लॉयमेंट बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं, आपके जीडीपी बढ़ने के चांसेस होते हैं। सो स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा लगता है कि ये चला गया वो चला गया, बट एट द एंड आपको सिर्फ एक कंट्री को अगर ऐसा कुछ होता है तो फायदा मिलता है, अनटिल अनलेस जिस कंपनी ने आपको फंडिंग दिया है वो एक कर्जे के रूप में नहीं है, और अगर वो कर्जे के रूप में आ रही है या फिर फंडिंग दी है, वो कंट्री अपना माइंडसेट इस तरीके से तो नहीं लेके चल रही कि आगे जाके वो आपकी कंट्री को यूज़ करने वाली है, बिंग बेसिकली एक स्लेव की तरह, या फिर आपको एक्सप्लॉइट करने वाली है। सो दिस इज ऑल डिपेंड करता है सामने वाली कंट्री के ऊपर। गैबन एम्स टू प्रोटेक्ट 30% ऑफ इट्स लैंड फ्रेश वाटर सिस्टम ओशियन बाय 2030। सो दैट्स ऑल गुड बेसिकली। हमें सिर्फ और सिर्फ बेसिकली जानने की चीज़ क्या है,
हमारे लिए डेब्ट फॉर नेचर फंड, ये स्वैप, ये हमें ये जानने की ज़रूरत है। ब्लू बॉन्ड क्या होता है ये हमें जानने की ज़रूरत है। इससे ज़्यादा दुनिया जान की चीज़ें जानने की ज़रूरत नहीं है। गैबन बेसिकली एक अफ्रीका का देश है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा कहाँ पर लगा हो। गैबन इज अ कंट्री सिचुएटेड इन वेस्ट कोस्ट ऑफ सेंट्रल अफ्रीका, शेयर्स बॉर्डर विद द इक्वेटोरियल गिनिया, कैमरून, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, गल्फ ऑफ गिनिया, इनके साथ में करता है। सो दिस इज बेसिकली नथिंग इज लाइक दैट। कंट्री का नाम रखिएगा किसने किया है, गैबन ब्लू, गैबन ने किया है, ठीक है। एक्वेस्टिक साइड चैनल अटैक्स, अब होता क्या है, एक रिसर्च बेसिकली, अगर मैं आपको एक सिंपल वे में समझाने की कोशिश करूं, अगर मैं आपको सिंपल वे में अगर मैं समझाने की कोशिश करूं फॉर एन एग्जांपल के लिए, एक्वेस्टिक साइड चैनल अटैक्स होते क्या हैं कि आप कीबोर्ड पे कुछ टाइप कर रहे हो, आप अपने फ़ोन पे कुछ टाइप कर रहे हो, और उसका उसमें से जब आप टाइप कर रहे हो या फिर आपके फ़ोन पे कुछ टाइप कर रहे हो, उसमें से एक साउंड आ रहा है, और इस साउंड को मेजर करते हुए एआई के थ्रू आप कोई पासवर्ड डाल रहे हो या फिर आप कुछ लिख रहे हो, एआई के थ्रू ये पता लगाया जा सकता है कि आपने एक्चुअल में अभी क्या टाइप किया और आपका पासवर्ड क्या है। सो दिस इज ऑल्सो कम्स अंडर साइबर अटैक। सो दिस काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी डेवलप्ड इन द वर्ल्ड, कि आप किसी भी चीज में सेफ फील नहीं कर सकते। हुआ क्या है एक बार समझ लो। द रिसर्च पेपर टाइटल एक प्रैक्टिकल डीप लर्निंग बेस्ड acoustic side channel attack on keyboard, published with the support of Durham University Ethics Committee, reveals that AI can be utilized to decipher password by analyzing the sound produced by keystrokes। ठीक है, सो दिस इज सिंपल इज दैट। यानी कि एक पेपर टाइटल लॉन्च किया गया है यूनिवर्सिटीज के थ्रू, किसी भी वॉट एवर, जरूरी नहीं आप सिर्फ उसका नाम याद रखें, छोड़ दो उसे। बस है क्या कि एआई इतना डीप लर्निंग जा सकता है, आपके प्री में तो नहीं आ सकता ये, आई एम टोटली डैम श्योर, ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं आएगा यूपीएससी के में। आप इसे मेंस में जब एआई और एमएल की बात हो रही होगी, जैसे कि अभी रिसेंटली एक पेपर हुआ था सीएपी वेस्टर्न कमांडेंट, जिसके अंदर एआई और एएल के बारे में पूछा गया था, उसके ऊपर एक ऐसे लिखना था, रिपोर्ट लिखनी थी आई थिंक। तो उसके इस इन चीज़ों को आप वहाँ पर यूज़ कर सकते हो। दिस मेथड नोन एज बेसिकली, जिसको हम कहा जाता है, यानी कीबोर्ड के साउंड के थ्रू आपने पासवर्ड का पता लगाने की कोशिश करी थ्रू द एआई, इसको हम कहते हैं acoustic side channel attacks। एक्सप्लोर द acoustic signals, कीबोर्ड क्लिक्स, इंटरप्रेट टाइप्ड इन्फॉर्मेशन। तो इसको बेसिकली इस तरीके से कहा जाता है। 95% ऑफ एक्यूरेसी इसमें आपको मिल जाती है इजीली विदाउट एनी हेजिटेशन। तो एआई एंड डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, दिस ऑल काइंड ऑफ थिंग्स आर बेसिकली फॉर द ह्यूमंस, कि उनके काम को इजी बनाया जा सके। बट येस, समवेयर एंड समहाउ दिस ऑल्सो डिस्ट्रॉय योर प्लान्स एंड यू एज वेल फॉर बाय द टेक्नोलॉजी। सो कुछ भी मान लो, बट बर्बादी का कारण, देखो गीता के अंदर ना एक सार है, कोई भी जब कोई बुराई जन्म लेती है ना, तो उसके साथ साथ एक अच्छाई भी जन्म लेती है। तो एआई को बनाने वाले इंसान है, तो इसका भी तोड़ कुछ ना कुछ निकालेंगे ही। सो दैट्स ऑल। The paper implies the users can adopt defense strategies such as altering typing techniques, use touch typing, employing stronger passwords एंड वैलिड केसेस। तो ठीक है, आप इस तरीके से चीज़ों को यूज़ कर सकते हो कि आप कुछ बेटर वे यूज़ करने की कोशिश करो, कुछ कुछ डिफेंस स्ट्रेटजीज को अपनाने की कोशिश करो, या फिर टच टाइपिंग को अपनाओ कि उसमें साउंड नहीं होता। अगर टच टाइपिंग भी अपना रहे हो तो उसमें अपने साउंड को बंद कर दो, ताकि वो सारी चीज़ें ना आए, क्योंकि उसमें भी कुछ साउंड होता है, टों टाँ टों, कुछ इस तरीके का होता है ना, तो आप उसको अवॉइड करने की कोशिश करो। सो ये क्या है, बेसिकली मैंने आपको बताया कि साइबर अटैक्स के अंदर ही आता है ये सारी चीज़ें। सो दिस इज बेसिकली अटैकर्स टारगेट अनइंटेंडेड इन्फॉर्मेशन लीकेज सिग्नल्स एंड समथिंग। सो दिस इज। अब त्रिनिदाद एंड टोबैगो क्या है, इंडिया एंड त्रिनिदाद एंड टोबैगो हैव साइंड एमओयू, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, शेयर इंडिया स्टेक्स ए कलेक्शन ऑफ ओपन एपीआई एंड डिजिटल पब्लिक गुड्स डिजाइन टू फैसिलिटेट आइडेंटिटी डेटा पेमेंट सर्विस और लार्ज स्केल। तो इंडिया एंड बेसिकली त्रिनिदाद एंड टोबैगो ने ये बेसिकली साइन किया है। अब हुआ क्या है बेसिकली, एक सिंपल सी लैंग्वेज में आपको समझा देता हूँ, इसे समझ लो, आपको चीज़ समझ में आ जाएगी। देखो, कॉमर्स, जीएसटी, क्रेडिट, आरबीआई, इन्वेस्टमेंट से भी स्किल्स। हुआ क्या है, अब कंसेंट लेयर क्या है कि इंडिया, टोबैगो एंड त्रिनिदाद ने एक डील साइन करी है, जहाँ पर वो अपने जो डेटा है वो साझा करेंगे, जिसमें पहचान डेटा होगा, पेमेंट डेटा होगा, ये सब कुछ। अब यानी कि कंसर्न लेयर क्या है, प्रोवाइड मॉडर्न प्राइवेसी डेटा शेयरिंग फ्रेमवर्क, ओपन पर्सनल डेटा स्टोर। कैशलेस लेयर होगा, किस तरीके से, ये पेपरलेस लेयर होगा, क्योंकि देखो टोबैगो और त्रिनाद के अंदर बेसिकली ना, देखो अब सेल कंपनीज बनती हैं। सेल कंपनीज क्या होती हैं, वो कंपनीज जो अपना टैक्स बचाने के लिए वहाँ पर जाके ऐसी जगह पे स्टेब्लिश हो जाती हैं जहाँ पर उनको बेसिकली टैक्स नहीं देना पड़ता। फॉर एन एग्जांपल के लिए, एक कंपनी है जो कि इंडिया के अंदर स्टेब्लिश है,
लेकिन उसको पता है इंडिया के अंदर टैक्स ज़्यादा है, तो इंडिया के अंदर रजिस्टर्ड करने की जगह वो अपने आप को रजिस्टर्ड करेगी टोबैगो के अंदर। टोबैगो के अंदर रजिस्टर्ड करेगी, वहाँ पर टैक्स रेट कम है, तो वहाँ पर आराम से अपनी चीज़ों को चलाएगी, और इंडिया के अंदर दिखाएगी वो बिल्कुल लॉस में चल रही है। लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। दिस इज़ बेसिकली कॉल द बेसिकली टैक्स हेवन कंट्रीज, जिसमें काफ़ी कंट्रीज आती हैं, और इसी को बेसिकली इस तरीके की सिचुएशन को अपनाने के लिए इस तरीके के चीज़ों को किया जाता है। त्रिनिदाद टोबैगो है कहाँ पे, यहाँ पर आपको दिख जाएगा, ये देखो लो, ये बेसिकली द साउथ अफ्रीका, सॉरी साउथ अमेरिका का है। यहाँ पर कोलंबो है, यहाँ वेनेजुला है, यहाँ पर गुएना है, यहाँ सुरीनाम है, और यहीं पर आपको एक छोटी सी कंट्री दिख जाएगी, ये रही, ये त्रिनिदाद टोबैगो, यहाँ पर फ्रेंच गुएना है, और ये ब्राज़ील है। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें चलती हैं। आप इसको याद रखिएगा, पनामा नहर किससे जुड़ी हुई है ये आप ध्यान रखिएगा। वेनेजुएला से नहीं है, ये कहाँ से है, बेसिकली कोलंबो से। यूनाइटेड स्टेट, क्यूबा, हैती, डोमिनिकन रिपब्लिकन, रिको, इन सारी चीज़ों को आप याद रखिए, कहाँ पर है ये सब कुछ यहीं पर लिखा हुआ है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, बेसिकली 21 अगस्त की करंट अफेयर। मिलते हैं 22 में, जो कि हम आज ही अपलोड कर देंगे, ऑलमोस्ट कंप्लीट ही है, आपको मिल जाएगी जल्दी। थैंक यू सो मच, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।